इन्फोसिस आईटी कंपनीज का सबसे ज़्यादा भरोसेमंद नाम। इसके रिजल्ट्स Q4 2020 के आ चुके हैं। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ये 6 चीज़ें जो आप देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पर। अंत में जो ये लास्ट वाला पॉइंट है कि शेयर होल्डर को क्या करना चाहिए, इसमें होगा मेरा अपना ओपिनियन भी। तो इस वीडियो में आप बने रहिए, पूरा ज़रूर देखिए, तब जाके इन्फोसिस के अंदर बाहर की पूरी कहानी आपको पता चलेगी। आइए मिलकर सीखते हैं। शुरू करते हैं रेवेन्यू से। पहले ये देखते हैं कंपनी क्या क्या ऑफरिंग से कितनी रेवेन्यू कमाती है। तो जो पहला सेगमेंट है डिजिटल, जिसके पीछे सारी आईटी कंपनियां पड़ी हुई हैं, इसमें भी हम देख रहे हैं तो 31 मार्च 2020 पे 1341 मिलियन डॉलर का ये मैं फिगर रेफर कर रहा हूँ। जी हाँ, 1341 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू इस डिजिटल सेगमेंट से इन्फोसिस ने जनरेट किया हुआ है। अगर 31 दिसंबर 2019 एक क्वार्टर पीछे चले जाए तो फिगर्स में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं है, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है। 31 मार्च 2019 एक साल पूरा अगर हम पीछे चले जाएं तो अच्छा ये ग्रोथ का नंबर कंपनी ने अचीव किया हुआ है। उसी तरह जो इनकी कोर सर्विसेज है वहाँ पर अगर हम देखें तो 1856 मिलियन डॉलर की बात हो रही है। 31 मार्च 2020 पर हम लोग ये रेफरिंग कर रहे हैं। पिछले क्वार्टर से ज़रूर ये थोड़ी कम है, और अगर हम मार्च 2019 की बात करें तो उससे तो ये बहुत ही ज़्यादा कम हुई। तो ये दिख रहा है कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपना डिजिटल की तरफ शिफ्ट करते हुए दिखाई दे रही है। डिजिटल सर्विसेज से ज़्यादा बिजनेस पर फोकस कर रेवेन्यू जनरेट करने की उनका ये अटेम्प्ट जो है वो दिख रहा है इनके नंबर्स में भी। तो अगर परसेंटेज में बात करें तो करीबन 42% का जो रेवेन्यू है इन्फोसिस का वो डिजिटल सेगमेंट में से आ रहा है। एज ऑन 31 मार्च 2020 की मैं यहाँ पर रेफरिंग को फॉलो करूं तो इससे दिख रहा है कि 33.8 से लेकर 41.9% तो डिजिटल परसेंटेज में कंपनी ने इंक्रीमेंट किया, और वो दिख भी रहा है। कोर में दिख रहा है कि वहां से रेवेन्यू कम होती जा रही है और डिजिटल में बढ़ती जा रही है। अब एक बार बिजनेस सेगमेंट के हिसाब से रेवेन्यू को देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर हम बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा 31.3% एज ऑन 31 मार्च 2020 को मैं रेफर कर रहा हूँ, और ये थोड़ी सी मामूली सी कम हुई है अगर हम पिछले साल को देखें। और रिटेल से 15.5% मोर और लेस सेम है, इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं है। कम्युनिकेशन में थोड़ी कितनी गिरावट है अगर हम पिछले साल से देखें, लेकिन अगर पिछले क्वार्टर से देखें तो ये सेम है। एनर्जी, यूटिलिटीज, रिसोर्सेज और अगर सर्विसेज की अगर हम बात करें स्टैग्नेंट नंबर। मैन्युफैक्चरिंग में अगेन थोड़े से स्टैग्नेंट नंबर्स। हाईटेक की अगर हम बात करें यहाँ पर भी ग्रोथ दिख रही है, पर मैं स्टैग्नेंट ही इसे मानूंगा, कोई बड़ी ग्रोथ नहीं है। लाइफ साइंसेज की अगर हम बात करें, पिछले क्वार्टर में इनफैक्ट अच्छा किया था इन्होंने, लेकिन इस क्वार्टर में इतना अच्छा वहाँ से इनको रेवेन्यू नहीं आया है। और अगर अदर्स की बात करें तो ये भी नंबर लगभग स्टैग्नेंट सा ही दिख रहा है, इसमें भी कोई ऐसा बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा है, बड़ा चेंजेस, बड़ा कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा है। अभी एक बार ज्योग्राफी समझ लेते हैं कि आखिर कौन से देशों से इस कंपनी की कैसी आमदनी होती है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि हम लोग जब ग्लोबल फैक्टर्स को कंसिडर करें, ग्लोबल इकोनॉमी को कंसीडर करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस कंट्री से इन्फोसिस की आमदनी होती है वो कंट्री सबसे ज्यादा इफेक्टेड हो या इम्पैक्टेड हो। और ऐसा अगर होता है तो डेफिनेटली इन्फोसिस के बिजनेस पर भी कहीं ना कहीं फर्क छोटा सा या बड़ा सा जरूर पड़ेगा। वो इस सेगमेंटेशन से हमें पता चले। तो यहां पर अगर हम देखें तो नॉर्थ अमेरिका सबसे बड़ा वेटेज। देखिए, आईटी कंपनीज में हमने पहले भी कुछ फिगर्स कवर किए हैं इसी चैनल पर। तो अमेरिका का जो है वो कंट्रीब्यूशन हमेशा आईटी कंपनी पर ज़्यादा ही रहता है, लेकिन 61.6% की जो रेवेन्यू है वो नॉर्थ अमेरिका से आ रही है। बाकी कंपनियों में हमने देखा था 50, 52, 55। अब मैं सबको तो रेफर नहीं करूंगा, लेकिन कुछ बड़ी कंपनियों की अगर मैं बात करूंगा तो सिमिलर टू इस कैटेगरी का रेशो था। ये रेशो मुझे थोड़ा ज़्यादा लगता है 61.6%, लेकिन अब ये नंबर इन्फोसिस के हैं तो मेरा काम है आपको ये सिर्फ बताना, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। और ये बड़ा है, मतलब हम 31 मार्च 2019 को अगर हम देखें मार्जिनली बड़ा है। तो इसको मैं हालांकि ऐसे नहीं बोलूँगा कि इंक्रीमेंटल ट्रेंड है, कोई मार्जिनली बड़ा है, तो कोई इसमें ऐसी बढ़त की हम लोग ट्रिगर नहीं देख सकते हैं। यूरोप की अगर बात करें सेम स्टैग्नेंट नंबर 24.5% के आसपास, बाकी दुनिया से 11.5%। ये इनफैक्ट कम हुआ है और ये दिख रहा है, मतलब यूरोप में थोड़ा बड़ा है, अमेरिका में थोड़ा बड़ा है। और इंडिया की अगर बात करें तो पिछले साल के अगर मुकाबले में देखें तो थोड़ा कितना बड़ा है, लेकिन पिछले क्वार्टर में ये 2.8% पे था और इस क्वार्टर में 2.6% पे है। तो ये जो बातें होती है, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं,
उन्हें थोड़ा कंसीडर करनी पड़ती हैं, उन्हें न्यूज़ पर थोड़ा एक्टिव रहना पड़ता है कि न्यू पॉलिसीज़ कैसे चल रही हैं। अमेरिका की अगर हम बात करेंगे, यूरोप की अगर हम बात करेंगे, वहाँ पर क्या माहौल है, क्या कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ वहाँ पर सर्कुलेट हो रही है, तो उससे भी कहीं ना कहीं आईटी कंपनीज को इम्पैक्ट होता है। उनकी करेंसी का जो फ्लक्चुएशंस है उस पर भी आईटी कंपनीज को कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। तो ये चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो तो एक्सपोजर जो है आपका वो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की तरफ ज़्यादा रहेगा। तो चलिए ये देखते हैं कंपनी के पास क्लाइंट्स कितने हैं। अभी करंट नंबर बात करें तो करीबन 1400 के आसपास इसके क्लाइंट्स हैं। पिछले साल ये 1280 के आसपास थे, तो उसमें बढ़त है। इस साल इन्होंने 84 क्लाइंट्स ऐड किए हैं और पिछले साल इन्होंने 101 क्लाइंट्स ऐड किए थे। देखिए ये एक चीज़ है गौर फरमाने वाली कि ये साल कहीं ना कहीं ग्रोथ में ये दिख रहा है कि क्लाइंट्स ऐड नहीं हुए हैं। नंबर बड़ा नहीं है देखिए, लेकिन जो नंबर है वो कम हुआ है। अब ये देखते हैं कि बड़े क्लाइंट और छोटे क्लाइंट कैसे हैं इनके पास। यानी कि जब मैं बड़े क्लाइंट और छोटे क्लाइंट की बात कर रहा हूँ तो हाइट में नहीं, उनके जो बिजनेस करने की जो कैपेसिटी होती है उसकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। $1 मिलियन प्लस वाले इनके पास 700 क्लाइंट है और ऐसा ही होता है। मतलब जो टिकट आइटम कम होता है वहाँ पर क्लाइंट थोड़े ज़्यादा होते हैं, इसमें बढ़त है। $10 मिलियन प्लस वाले अगर हम देखें क्लाइंट तो वो करीबन 234 क्लाइंट है, इसमें भी थोड़ा एक इंक्रीमेंटल स्टेज दिख रहा है। $50 मिलियन प्लस वाले 61 क्लाइंट है, स्टैग्नेंट नंबर है। $100 मिलियन प्लस वाले केवल 28 क्लाइंट है, पहले ये पिछले साल थे 25, तो 3 क्लाइंट इन्होंने इस सेगमेंट में ऐड किए हैं। तो मेजर जो मोटे क्लाइंट्स होते हैं ना वो ब्रैकेट है। $100 मिलियन प्लस वाला मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ यहाँ पर ताकि समझ में आए आपको कि मैं किस सेगमेंट की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और मोर और लेस सारी कंपनी के ना ऐसे ही नंबर्स होते हैं। क्लाइंट का कंट्रीब्यूशन कैसा है रेवेन्यू में, देखिए जो टॉप क्लाइंट है वहाँ से 3% की जो इनको रेवेन्यू आ रही है। जो टॉप 10 क्लाइंट्स है वहाँ से करीबन 18.5% की आ रही है। इसमें डिक्लाइन है थोड़ा सा, ये करीबन 20% था मार्च 2019 में। जो टॉप 25 क्लाइंट है वहाँ से 34% की रेवेन्यू आ रही है, मार्जिनली डिक्रीज है, तो इतना टेंशन वाली बात नहीं है ये। अब जो रिपीट बिजनेस देते हैं इनको क्लाइंट वो देखें तो करीबन 96% है और ये भी नंबर एकदम फ्लैट है। और सेल्स की अगर हम बात करें तो सेल्स भी इसकी एकदम फ्लैट है। तो इसीलिए ओवरऑल कह रहे हैं कि इन्फोसिस की जो ये रिजल्ट है ये फ्लैट आई हुई है। तो ये नंबर्स की वजह से ही आखिरी में जब हम इनकम स्टेटमेंट को भी पढ़ेंगे तो उसे भी ध्यान से समझेंगे कि ये नंबर्स कैसे हैं, इसकी जो ग्रोथ है कंपनी की कैसी हुई है और बाकी सारी चीजें भी जो एक शेयर होल्डर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जैसा आप सब जानते हो मैं कोई भी आईटी कंपनी को रिव्यू करता हूं तो पीपल खास करके एज अ सेगमेंट लेता हूं जब भी मैं उसकी कोई रिसर्च करता हूं, क्योंकि मैं काफी बार कह चुका हूं आईटी कंपनीज में जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है पीपल। आईटी कंपनी जो सर्विस बेच रही है उसके लिए उसको टैलेंट चाहिए, कॉम्पिटेंसीज चाहिए, वो लाता है एक ग्रुप ऑफ स्किल्स। जो स्किल्स होते हैं लोगों के पास, लोग ये हायर करते हैं जिनके पास ये स्किल्स होते हैं, वो सर्विसेज देते हैं और उसके दम पर ही आईटी कंपनियां पैसे कमाती है, रेवेन्यू जनरेट करती है, प्रॉफिट बनाती हैं और शेयर होल्डर उसी बेसिस पे इस कंपनी में पैसे लगाकर पैसे कमा सकता है या एक फॉरवर्ड लुकिंग देख सकता है इस कंपनी की जो पीपल की कॉम्पिटेंसी है वो कैसी रही है और उसके हिसाब से कंपनी आगे कैसा कर सकती है वो एक अंदाजा लगा सकता है। तो यहाँ पर अगर टोटल एम्प्लॉयज की बात करें तो 2,42,371 31 मार्च 2020 की हम ये रेफरेंस ले रहे हैं, इतने एम्प्लॉयज हैं कंपनी के पास। पिछले साल से थोड़ी कितनी बढ़त जरूर हुई है। सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल यहाँ पर 2,28,000 के आसपास है, 2,14,000 थे पिछले साल। सेल्स एंड सपोर्ट की अगर हम बात करें तो करीबन 14,000, नंबर थोड़ा सा फ्लैट ही है। एट्रिशन अगर इनका देखें तो ये 20% के आसपास है। देखिए आईटी कंपनी में एट्रिशन होता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन 20% एट्रिशन एक बड़ा नंबर है। अगर कंपटीशन की बात करें तो 12 से 15% के अंदर सारी कंपनियां बैठी हुई हैं और यहाँ पर इन्फोसिस जैसी कंपनी में अगर 20% का एट्रिशन है, खैर नया नंबर नहीं है, देखिए ये कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार आया है सामने, लेकिन 20% तो भी नंबर एक बहुत बड़ा है। इतनी टैलेंट अगर कंपनी से निकल जाएगा उसके बाद कंपनी दूसरा टैलेंट हायर करेगी, उसे ट्रेन करेगी, उसे अपस्किल करेगी, उसको अप टू द मार्क लाएगी, तो उसके भी एक्सपेंसेस होते हैं। खैर इसमें कुछ ज़रूरी भी होता है कि कुछ एट्रिशन होना चाहिए कंपनी में। एट द एंड ऑफ द डे टेक्नोलॉजी की कंपनी है, लेकिन 20% एक नंबर थोड़ा सा ज़्यादा नंबर है। वुमेन एम्प्लॉयज़ का रेशियो जो है करीबन 38% के आसपास है, ये 37% था, तो ये भी एक फ्लैट नंबर है। अब बढ़ते आगे कंसोलिडेटेड इनकम की तरफ, तो ये पूरे स्क्रीन पर अब आपको ये जो स्टेटमेंट दिख रहा है इसमें पहली चीज़ देखने लायक है रेवेन्यू। देखिए ये जो भी फिगर्स आप देख रहे हो ये करोड़ों में है, तो 23,270 करोड़ के आसपास इसकी रेवेन्यू हुई है 31 मार्च 2020 की अगर हम बात करें। और यहाँ पर मैं कुछ मार्किंग्स भी कर रहा हूँ
ताकि आपको ये इजीली आप मेरे साथ कनेक्ट कर पाओ कि मैं क्या रेफ़र कर रहा हूँ। पिछले साल ये 23,000 के आसपास थी, तो एकदम फ्लैट सा ये नंबर है। ग्रोथ देखें तो 0.8% की हुई है। ग्रॉस प्रॉफिट पे ग्रोथ अगर हम देखें तो करीबन आधे % की हुई है। और यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ये कमी हुआ है कंपनी का। मार्जिन की अगर बात करें तो ये भी मार्जिनली कम हुई है। और नेट प्रॉफिट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए जो इंपॉर्टेंट लाइन है मैं उसे कवर कर रहा हूँ खास करके। तो नेट प्रॉफिट में करीबन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं वो क्वार्टरली अगर हम देखें तो 3% की इसमें भी गिरावट हुई है। मैं ईयरली की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए लास्ट ईयर यहाँ पर 4074 करोड़ का प्रॉफिट था, इस ईयर में 4321 है। लेकिन अगर पिछले क्वार्टर की यहाँ पर हम बात देखें तो वहाँ से ये करीबन 3% कम हुआ। और मैं आपको बताऊंगा मेरे कंक्लूजन में मैं क्यों क्वार्टरली भी यहाँ पर एक दो बार मैंने स्ट्रेस दिया क्वार्टरली वर्ड को। ईपीएस की अगर हम बात करें तो ये फ्लैट है, बड़ा ईयरली देखें तो ये बड़ा है। और इसके साथ ही कंपनी ने ₹9.5 का डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया है, जो 5th वर्किंग डे पर ऐलान होने के बाद अकाउंट में आ जाता है। अब शेयर होल्डर को क्या करना चाहिए, इसमें 2 कैटेगरीज में ले रहा हूं। एक अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो और एक आप नए से इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो पहले बात करते हैं एग्जिस्टिंग वालों की। अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी में ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आपने शेयर्स लिए क्यों है। अगर आपने बाय एंड होल्ड के लिए लिए हैं तो ठीक है, आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, यहाँ पर आपके लिए कोई नई बात नहीं है। आईटी कंपनियों में थोड़ा कितना स्लो डाउन है तो आप इसके बारे में जानते होंगे कि इन्फोसिस ने ऐसे समय ऐसे दौर बहुत बार पहले भी देखे हुए। हाँ, अगर आप नए शेयर होल्डर हो, फ्रेश एंट्री करना चाहते हो, तो मेरी सलाह आपसे ये रहेगी कि आप पूरा पैसा अभी नहीं लगाएं, क्योंकि ये जो हम ट्रेंड देख रहे हैं, मैंने बार बार क्वार्टरली वर्ड को स्ट्रेस किया था अपने वीडियो में, क्वार्टरली डिक्लाइनिंग ट्रेंड देख रहे हैं। और अभी की जो सिचुएशन चल रही है, लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, ओवरऑल सारे कंट्रीज में ये प्रॉब्लम हो रही है। और इसका मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस अमेरिका और यूरोप से आता है, वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि फ्रेश एंट्री के लिए आपको और कॉम्पिटिटिव प्राइसेस देखने मिलेगी इस शेयर में। ऐसा ये मेरा अपना निजी ओपिनियन है। जितनी मेरी स्टडी है, जो लिमिटेड नॉलेज मेरे पास है, उस हिसाब से मैं ये अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि ये शेयर आपको कहीं ना कहीं Q1 के जो रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद भी एक रिएक्शन आपको ज़रूर दिखाएगा। और उस टाइम तक भी यहाँ पर कभी ना कभी आपको एक बेस्ट रेट दिखेगा। इन्फोसिस खराब चीज़ नहीं है, पोर्टफोलियो में रखने के लिए बेहतरीन चीज़ है। ज़ोरदार डिविडेंड देती है, ज़ोरदार ग्रोथ भी दी है। लेकिन आपको सही चीज़ सही समय पर लेनी चाहिए, तो आप उसका जो बेनिफिट है वो अच्छे से उठा पाओगे। अब देखिए मार्केट में टाइमिंग करने की जो कैपेबिलिटी रहती है, आम इंसान आप और मेरे जैसे की शायद इतनी अच्छी नहीं हो पाए। तो अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप 20-30-50 रेशियो को फॉलो कीजिए। यानी कि एक रूल है 20-30-50। 1 लाख रुपया लगाना है, 20 अभी लगाइए, 30 तब लगाइएगा जब अगर 10-15% की करेक्शन हो जाती है ओवरऑल स्टॉक में। इसका जो Q1 फाइनेंशियल ईयर 2020 Q1 का जब रिजल्ट आएगा तो कोई ना कोई रिएक्शन तो दिखेगा। इन 3 महीनों में नया बिजनेस तो कुछ नहीं आया होगा, जो एग्जिस्टिंग है वही चलेगा। और उसमें भी इनकी रेवेन्यू कितने प्रेशर में रह रही है, इसका अभी अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ना ही मुझे, बट कंपनी के जो मैनेजमेंट है उन्होंने भी ये स्टेटमेंट किया है कि अभी वो कुछ भी फॉरवर्ड स्टेटमेंट्स नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो इसीलिए 20-30-50 वाला रूल रखिए, 20% लगा दीजिए। अब अगर आपको लेना ही है, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे लग रहा है और रेट्स करेक्ट होंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कल ये रेट्स करेक्ट हो गए, आज ही ये रेट्स करेक्ट हो गए, तो कौन जानता है, उसके बारे में तो किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है। 20% लगाइए, उसके बाद 30%, उसके बाद 50%। इस तरीके से आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी को रखकर ज़रूर अच्छे CAGR रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में कमा सकते हो। तो अब ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइए। लाइक करना भूलिएगा नहीं इस वीडियो को, शेयर भी कीजिए अपने स्टॉक मार्केट वाले ग्रुप्स में, शेयर मार्केट वाले ग्रुप्स में, ताकि इन्फोसिस की रिजल्ट्स इतनी सिंप्लीफाइड मैनर में उन्हें भी अच्छे से समझ में आए। मेरा नाम है मनानी दिपिन, लेता हूँ आपसे यहाँ विदा। अपने हेल्थ का और अपने वेल्थ का ज़रूर ख्याल रखिएगा।